हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका पार्ट नंबर हम अभी तक 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी एक बात ध्यान रही हो बहुत अच्छे से, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है आपकी लाइफ में, आपके स्टडी टाइम पर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। यानी कि होमवर्क, क्या आप लोग होमवर्क करके लेकर आए हैं? होमवर्क का मतलब हो गया रिवीजन, यानी कि रिवीजन से जो हमें आगे की राह जो हमें बहुत आसान लगती है। जैसे हमें एग्जाम टाइम पर दो चीजें देखिएगा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवीजन और दूसरा आपके नोट्स। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप मटेरियल को आगे पढ़ेंगे कहाँ से, ये भी तो है ना। तो देखिएगा, नोट्सों को अगर हम रिवीजन करके आते हैं, क्लास शुरू होने से पहले अगर हम रिवीजन करके आते हैं, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एक रास्ता बन चुका है, बहुत अच्छा रास्ता बन चुका है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए वही है जो कि है रिवीजन, यानी कि होमवर्क है। तुम डेली करके आएंगे। अभी तक हम 60 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 61 क्वेश्चन से आज हम शुरू करने वाले हैं, और आज के क्वेश्चन ही नहीं, आपको हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि एक छोटे लेवल से लेकर एक हाई लेवल तक की सबके सब क्वेश्चन आपको नजर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आज पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा आपकी बेशक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पार्ट नंबर 3 अगर आपने नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा, तो आप वहां से भी देखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके नेपाल से है। और आपको पता है कि नेपाल भारत का क्या है, एक पड़ोसी देश है। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए असाधारण लोकप्रिय आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में देखा गया था? यानी कि नेपाल की लोकप्रियता के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो किस वर्ष आया था अस्तित्व में? क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम नेपाल को समझेंगे। यानी कि नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। क्या आपका भारत का पड़ोसी देश है? और नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है आपके काठमांडू। ठीक है, कैपिटल क्या है नेपाल की? काठमांडू। और यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है? सार्क का मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है? काठमांडू में है। ठीक है, बिम्स्टेक के मुख्यालय की बात की जाती है तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपके बांग्लादेश यानी कि ढाका देश में स्थित है, आपके बांग्लादेश में स्थित है। तो नेपाल की सीमा भारत के राज्यों से भी लगती है। तो भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 स्टेट से लगती है नेपाल की सीमा भारत के। जैसे यूपी से लगती है, उत्तराखंड, बिहार से सीमा लगती है। याद रखिए, कहां से सीमा लगती है? बिहार से सीमा लगती है। उसके बाद में सीमा सिक्किम से लगती है आपके। ठीक है, और सिक्किम के बाद अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी सीमा आपकी लगती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी आपकी सीमा लगती है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही हैं आपके कि आपको याद आखिर क्या करना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ का पर है? तो सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू में है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और आपका 5वां राज्य कौन सा? बिहार। इन राज्यों से लगती है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 7 जिलों के साथ में। उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिलों के साथ में सीमा बनाती है। जैसे अगर बात करेंगे तो पीलीभीत के साथ सीमा बनाती है। इसके साथ पीलीभीत के साथ सीमा बना रही है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन जब पूछा गया था तो नेपाल की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाती? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से यहाँ पर कितने लगते हैं? 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, यानी कि पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया आपका। ठीक है, सिद्धार्थनगर से सीमा भी लगती है। कहां से लगती है? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद में आपके बहराइच से सीमा लगती है। ठीक है, कहां से सीमा लगती है? बहराइच से सीमा लगती है, पीलीभीत से हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, लखीमपुर खीरी से भी सीमा लगती है। लखीमपुर खीरी से सीमा लगती है। और दो दो आप लोग बचे हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दो जो बचे हैं वो आप लोग बताएंगे। यानी कि दो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी लगती है ना? आप बता पाएंगे कि बाराबंकी से लगती है? पहले तो ये बताइएगा, बाराबंकी से सीमा
लगती है या नहीं लगती है। ठीक है, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बहराइच हो गया। दो कौन कौन से चलिएगा, एक मैं आपको बता दे रहा हूं और एक तो आप ही को पता करके आना है। यानी कि एक है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती से सीमा लगती है। किससे सीमा लगती है? श्रावस्ती से सीमा लगती है। अब एक तो भाई आप लोग पढ़िएगा, कुछ मेहनत तो आप लोग भी करिएगा, ठीक है, और आप लोग इस बात को लिखिए जरूर। मैंने आपको बता चुका हूं, इससे पहले जो क्लासे ली है उसमें मैं आपको फिर से बता चुका हूं कि नेपाल की जो सीमा है वो कितने जिलों से लगती है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए अब अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो लोकतंत्र है नेपाल, यानी कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसकी बहाली के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो 2006 में चलाए गए थे। कब चलाए गए थे? 2006 में चलाए गए थे। अब नेपाल में किसका मुख्यालय? सार्क का। अगर बिम्स्टेक के मुख्यालय की बात करेंगे, बिम्स्टेक के मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? बिम्स्टेक का मुख्यालय आपके ढाका में है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश से भी भारत के सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने की सीमा बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा आपका बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ में। और बांग्लादेश जो है वो कितने राज्यों के साथ? तो देखिएगा, असम के साथ सीमा बनाता है, असम मेघालय के साथ सीमा बनाता है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर बात करेंगे इसके लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट आपके पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है। याद रखिए, किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ भी, यानी कि सबसे लंबी सीमा बना रहा है। कितने? 4096। और आपके नेपाल की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ में। कितने? 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक, राइट, समझ में आ रही बात? अब बिम्स्टेक का मुख्यालय तो हमने देख लिया, ये जब पेपर में आता है तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से बताया है कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेपाल, आपको पता है कि नेपाल जो है भारत का सबसे पड़ोसी देश है। और बात करें तो नेपाल जाने के लिए वीजा की आवश्यकता हमें नहीं होती। बाकी किसी भी देश में अगर हम जाएंगे तो हमें वीजा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर बात करें, बिम्स्टेक तो आपको हो गया, यानी कि दो मुख्यालय भी हमने यहां से पढ़ लिए जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए। यूपी पुलिस में दोनों के दोनों नहीं, यहां से तीनों क्वेश्चन, जो ए क्वेश्चन जितना भी मटेरियल यहाँ पे लिखा गया है सबका सब आपके एसएससी एग्जाम और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है वो आपके वर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा कहां गया था? ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कहां पूछा गया था? यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। भाई यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं, तो मैं इसे क्या बोलता? यूएसए बोलता हूं। क्या बोलता है इसे मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलता हूं। तो ऐसा कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पर। चलिए, फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड, किसकी नहीं करती? तो देखिएगा, एक तो मैं यहाँ पर है और दूसरा मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका हवाई द्वीप। हवाई द्वीप एक ज्वालामुखी भी है और हवाई द्वीप कहां पर है? आपके यूएसए में। एक तो हवाई द्वीप की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करती और दूसरा क्या है? अलास्का की सीमा साझा नहीं करती। ठीक है, ये दो देश, दो राज्य हैं आपके। यानी कि यूएसए में अगर बात करेंगे टोटल के टोटल कितने स्टेट हैं आपके? 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं आपके? 50 स्टेट हैं यूएसए में। और उसमें से दो ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद सीमा साझा नहीं करते हैं, जैसे देखिएगा, इसकी क्या लगती है? इसकी रूस की समुद्री सीमा साझा करते हैं, रूस की समुद्री सीमा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, रूस की समुद्री सीमा। ओके,
तो याद रखिएगा, अगर बात करें यूएसए की कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ये बहुत बार आता है कि डीसी का मतलब क्या है, यानी कि डीसी क्या है, वॉशिंगटन डीसी में डीसी आखिर क्या है? तो डीसी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया, तो वहां का एक सीनेट है। तो अगर मैं कहूं वॉशिंगटन डीसी में डीसी क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, ना कि कैलिफोर्निया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है भाई दोस्तों? मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपके डॉलर, जो कि आपको सबसे ज्यादा जल्दी याद हो जाती है कि मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर यूएसए की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी लंबी नदी है? मिसिसिपी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। लगभग में इसकी लंबाई जो है वो आपके 6300 यानी कि कह सकते हैं 6275 मीटर, सॉरी किलोमीटर है। कितनी है आपकी? किलोमीटर है। ठीक है, मिसिसिपी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कुछ आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा अगर मिल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वीवो हो गया, या क्यूरो हो गया आपका। तो कौन सा हो गया? यानी कि अगर बात करेंगे तो वीवो नहीं होगा। वीवो के क्या आते हैं? वीवो के आपके फोन आते हैं, एक कंपनी के रूप में नहीं है वो, कंपनी के रूप में दोस्तों नहीं है। उसके क्या आते हैं? उसके फोन आते हैं आपके लिए। फेसबुक की बात करेंगे तो फेसबुक कौन है संस्थापक? मार्क जुकरबर्ग। कौन है आपके? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दे दी थी? किसने दे दी थी 10 घोड़ों की बलि? तो बलि देने का काम किसने किया था यहाँ पर? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने, या देवी काली ने? किसने किया था यहाँ पर? अगर यहाँ पर बात करेंगे तो भगवान ब्रह्मा ने। किसने? भगवान ब्रह्मा ने ये काम किया था। ठीक है, ज्यादा समझने की बात इस क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए कुछ ज्यादा बताई नहीं बातें। ठीक है, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान समय में क्या कहलाता है? मगध। मगध जो था वो आपका सबसे पहला स्थापित किया गया साम्राज्य है, जो वर्तमान समय में क्या कहलाता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में है, या पंजाब में है? कहां पर है आपके? बिहार में है। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अगर पूछा जाए मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो मैं कह सकता हूं मगध की सबसे प्रारंभिक जो राजधानी थी उसे गिरिराज कहते थे, या राजगीर कहते थे, या गिरिब्रज कहते थे। उसे गिरिब्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिब्रज बोलते हैं। अब गिरिब्रज की बात अगर करेंगे कि अभी लास्ट ईयर आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर एसएससी में उस क्वेश्चन को कई बार पूछा है कि गिरिराज या राजगीर या गिरिब्रज की स्थापना किसने की थी? यानी कि ये कहां पर है? ये आपके बिहार में। कहां पर है? आपके बिहार में। किसने स्थापना करी थी? तो हम कह सकते हैं किसने स्थापना करी थी? बिम्बिसार। किसने स्थापना करी थी? बिम्बिसार ने स्थापना करी थी, जो कि हरेक वंश, जो कि हरेक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। हरेक वंश के संस्थापक भी थे, फाउंडर ऑफ हरेक वंश, है ना, जो हरेक वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बिम्बिसार जो कि किसके संस्थापक थे? हरेक वंश के संस्थापक भी थे। और हरेक वंश के 3 राजा हुए थे, जिसमें कि एक जो सबसे पहले जो राजा थे उन्हें बिम्बिसार कहते हैं। बिम्बिसार के पुत्र जो थे उनको अजातशत्रु कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, उनको क्या कहते हैं? उनको अजातशत्रु कहते हैं। और अजातशत्रु के जो पुत्र हुए उन्हें उदयन कहते हैं, है ना। पिता को हमेशा पुत्र ने मारा, यानी कि इनको अजातशत्रु ने बिम्बिसार को मार दिया, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। इसलिए इस वंश को, इस पूरे वंश को क्या कहते हैं? इस पूरे वंश में जो लोग थे वो अपने पिता को मार देते थे, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं।
पिता को मारती थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, पिता को मारने के बाद। अब अगर बात करें तो आपको एक बात समझ में आ गई कि गिरिराज की स्थापना किसने करी, गिरिब्रज की स्थापना किसने करी, बिंबिसार ने करी थी गिरिब्रज की स्थापना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए यहां से कि भाई ये देखिएगा, ये क्या उदयन, उदयन ने किसकी स्थापना करी, पाटलिपुत्र। तो देखिएगा अब क्वेश्चन आपका बनेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री में, हमेशा समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप बनता है। और जितना क्वेश्चन मैं आपको मुंह से बताऊंगा, जितना क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा, वो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, मिलेंगे 100% मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस बात को समझिएगा, हर एक वंश से स्टार्ट, हर एक वंश मगध साम्राज्य प्रारंभिक वंश की जो राजधानी थी, यानी कि मगध सबसे पहले स्थापित किया गया साम्राज्य था, जो कि हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, उसका जो पहला जो वंश था उसे हरेक वंश कहते हैं। हरेक वंश में 3 राजा हुए थे। इन 3 राजाओं में जो मगध की राजधानी जो थी राजगीर, तो प्रश्न बनेगा कि राजगीर को राजधानी बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, राजगीर की स्थापना किसने करी, तो हम कह सकते हैं बिंबिसार ने करी। और राजगीर से स्थानांतरित राजधानी पाटलिपुत्र कौन लेकर गया था, तो उदयन ले गया था। अजातशत्रु के समय में जो कैपिटल थी वो क्या थी आपकी, वो कैपिटल आपके वहीं पर थी, यानी कि राजगीर थी। उदयन ने क्या करा, राजगीर से स्थानांतरित कर दिया पाटलिपुत्र की तरफ। कहां पर, पाटलिपुत्र की तरफ स्थानांतरित कर दिया था उसने, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे भी कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है, एकदम क्लैरिटी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, पहला पॉइंट 2000, 1995, 1993, 1950 में क्या हुआ था। यानी कि अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाते कब है, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्थापना जो करी गई थी 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, तो 12 अक्टूबर को नहीं बनाते, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि 1993, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाते हैं, तो 10 दिसंबर को बनाते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि की पद्धति को किस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो झूम की पद्धति है उसे किस रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य अगर है तो वो कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके सोयाबीन होती है वो यहीं पर होती है, सोया प्रदेश कहते हैं इसे। ठीक है, पन्ना की जो खाने हैं मध्य प्रदेश में वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ठीक, गाना तो सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो हीरा कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, दाहिया, क्या कहते हैं, दाहिया। कुछ देखते हैं कुछ कृषि की पद्धतियां जो कि आपके पेपर में बहुत प्रचलित हैं और आती भी हैं। ये झूम देखिएगा, झूम, ठीक है, ये असम में की जाती है। कहां पर, असम में हो गया, मेघालय में हो गया, मिजोरम में हो गया, नागालैंड में हो गया, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी झूम की खेती की जाती है। ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है। बेबर या दाहिया कहाँ की जाती है, देखिएगा कुछ भी बोल सकते थे, बेबर भी बोल सकते थे, दाहिया भी बोल सकते थे। कहां पर आपके, मध्य प्रदेश में की जाती है। कहां पर की जाती है, मध्य प्रदेश में। पोडू, पोडू कहां पर, ये पेंदा कहां पर आपके, आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है कृषि का, पामा, पामडा पामा, पामा, दामदादा बी, दाबी, कोमन। ठीक है, ये सब कहां आपके, उड़ीसा में की जाती है। कहां पर आपके, उड़ीसा में की जाती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ए मत कहना कि बताया नहीं कितना इंपॉर्टेंट। देखिएगा ए कुमारी, ये भाई कुमारी रह गई। कुमारी कहां, पश्चिमी घाट में। कुमारी कहां पर मिलेगी आपको, पश्चिमी घाट के अंतर्गत मिलेगी, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, पश्चिमी घाट किस तट पर मिलेगी, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ऐसे भी पूछा था, कोरोमंडल तट पर मिलेगी, नहीं भाई, कोरोमंडल तट पर नहीं मिलेगी। कौन सा तट, वेस्टर्न तट यानी कि मालाबार घाट।
मालाबार तट पर मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी पूछा सकता है। बालरे कहां पर? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुरुबा झारखंड में मिलेगी। खिल कहां पर मिलेगी? हिमालय क्षेत्रों में। खिल आपके हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। जो आप पढ़ रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को आप डेली बेस पर फॉलो करोगे तो उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला पेपर जो भी है उसमें आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी क्यूरी नहीं रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक अपना मतलब होता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 में के संपादक कौन है? तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ रहा है कि हिंदुस्तान के संपादक कौन है, जो कि एक पत्र था, समाचार पत्र था हिंदुस्तान 1887 में लेकर आए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय या भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे दोस्तों बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कौन थे? तो अगर बात हम करें मदन मोहन मालवीय की बात करें तो आंसर क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने एक समाचार पत्र और भी लिखा था जिसे कहते थे द लीडर। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था इनको। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया था, एक तो इन्होंने चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा था। यहां से बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो चौरी चौरा कांड का जो मुकदमा लड़ा था वो हुआ कब था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसका मुकदमा लड़ने वाले जो वकील थे वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने बहुत सारे भारतीयों को बचा लिया था। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उससे पहले इन्होंने एक काम और किया था। 1916 में इन्होंने क्या करा था? बीएचयू की स्थापना करी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय और किनका योगदान था प्रमुख? तो एनी बेसेंट का योगदान था। किसका प्रमुख योगदान था? एनी बेसेंट का योगदान था। एनी बेसेंट का आपके बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में योगदान था, जो कि स्थापना करी इन्होंने 1916 में। 1916 में स्थापना करी थी इन्होंने। द लीडर, हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। उसके बाद अगर बात करेंगे एनी बेसेंट की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष हो गई आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी इसमें कमी नहीं होने वाली है। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे लगातार तो आपका ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में आएगा, ओवरऑल दुनिया के हर एग्जाम में आने वाले यही प्रश्न है जो कि आप लोगों को पता तो है लेकिन आप कर नहीं पाते एग्जाम में। ठीक है, यहां से आपको पता भी चलेगा और एग्जाम हॉल में आप कर भी जाओगे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिसने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है, यानी कि भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, भारतीय साम्राज्य। ठीक है, घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन मिला था। कहानी बाद में पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे कैसे मिला था। ठीक है, तो भाई देखिएगा किसने करा, तो चंद्रगुप्त का पुत्र इसमें कौन सा है? तो चंद्रगुप्त का पुत्र तो सिर्फ बिंदुसार ही है। किसने? बिंदुसार। आंसर भी क्या होगा? बिंदुसार होगा। अशोक, बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन कहाँ की गद्दी पे बैठे थे? थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे, है ना। हर्षवर्धन का भी इतिहास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हिस्ट्री के अंतर्गत, है ना। हिस्ट्री के लेक्चर को शुरू करने वाले हैं जो कि एक डिटेल फॉर्मेट में होगा। इतना ज्यादा डिटेल फॉर्मेट होगा कि सब एग्जामों को कवर करेगा, ओवरऑल एक छोटे एग्जाम से लेकर। देखिएगा मेरी क्लास में सबसे बड़ी खासियत यही है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो छोटे क्लास से लेकर, एक छोटी बात से लेकर एक
हाई लेवल तक की बात मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लगातार अगर जुड़े रहेंगे ज्ञान जीएस पर, तब आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जिससे आपका जीके के अंतर्गत कोई सा भी पोर्शन छूटने वाला नहीं। जैसे देखिएगा, हर चीज की क्लास है, हर चीज की क्लास है। आप उठा लीजिएगा 75 वीडियो पिछली बार मैंने आपके लिए आरओ की दी थी, जिसमें से कम 80% से ज्यादा पेपर फंसा था, लेकिन पेपर लीक हो चुका था। पहले पेपर से एक दिन पहले लीक हो चुका था, तो पेपर खत्म हो गया, क्योंकि 75 वीडियो का फिर तो कोई मतलब नहीं होता। अब पेपर दोबारा से होगा, उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और उससे हमारा 80% पेपर आया था कंप्लीट। राइट, आप समझ गए बात को। 80% जब पेपर उससे आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि यहीं से यही क्वेश्चन आपको फिर से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस का भी चेक करिएगा, उसका भी पेपर लीक था, और उससे भी हर एग्जाम से 29-30 क्वेश्चन तक आपके चारों शिफ्टों में फंसे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप फिर से जुड़ते हैं, तो सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश के पेपर लीक बहुत होते हैं, एक तो है ना, कि मेहनत स्टूडेंट करे, उसके बाद हरजाना भी स्टूडेंट को ही भरना पड़ेगा। तो भाई लीक नहीं होना चाहिए पेपर, है ना। अगर पेपर इस बार लीक नहीं होता है, तब भी आपको बता दें 100% तो नहीं, लेकिन 99% आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देखें। ये अगर क्वेश्चन की बात करें, आरओ के एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि सब मैं प्रीवियस ईयर पर ही बात कर रहा हूँ। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोजाबाद 2000 नहीं 200 से अधिक वर्षों के लिए उत्पादन कर रहा है किसका? तो आपको पता है कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। मेरे हाथों में नहीं भाई, आपकी वाली में हाथों में, है ना। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका? लखनऊ। पीतल के ताले यानी कि तालों के लिए अलीगढ़। लेकिन पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी की बात करेंगे तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। मैंने आपको पढ़ाया था कि मुरादाबाद में किस बैंक का मुख्यालय? तो आपको पता है मुरादाबाद में प्रथमा बैंक का मुख्यालय। किस बैंक का मुख्यालय? प्रथमा बैंक का मुख्यालय आपके है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि भारतीय संविधान कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजनीतिक लोकतंत्र के विचार की सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करती है? क्या ग्रेट क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कहां पूछा गया? सीपीओएसआई के पेपर में पूछा गया था, वहीं से फिलहाल मैंने लिया है। बाकी कहां कहां पूछा गया है, ये भी आप लोगों को पता है कि हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निस्तक तत्व में है, मौलिक कर्तव्य पर है, मौलिक अधिकार पर है, उपयुक्त में एक से अधिक है। अगर राज्य के नीति, पहले दो बार सुनिएगा कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहते हैं, और भारतीय संविधान का सुलेखक कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण राजदा को कहते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर राज्य के नीति तत्वों की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में रखा गया है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक रखे गए। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, इतनी बात। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपके कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इन्हें रखा गया है भाग नंबर 4A में, 4A में। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 51A में रखा गया। ठीक है, मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार की बात कर लेते हैं, आइएगा। मूल अधिकार को अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत रखा गया है, 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में रखा गया है। सभी को ये बातें पता है। ठीक है, इन्हें हमने कहां से लिया? तो मूल अधिकार को हमने लिया यूएसए से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया। राज्य के नीति तत्वों को हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। ठीक है, कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया था? मौलिक कर्तव्य को हमने सोवियत संघ रूस से लिया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए, उदार लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, कौन सी विशेषताएं? तो उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली विशेषताएं संवैधानिक, सरकार और औपचारिक, सामान्यता विधिक नियमों पर आधारित होती है। यानी कि उदार लोकतंत्र जो होता है वो संवैधानिक, सरकार और सामान्यता विधिक नियमों पर आधारित होती है, बिल्कुल ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों अधिकारों की प्रत्याभूति होती है, बिल्कुल ये भी ठीक है। यह राजनीतिक प्राधिकरण को संभवतः असीमित शक्ति के साथ विनियमित करती है, असीमित नहीं सीमित शक्ति के साथ विनियमित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। इसको सिर्फ याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उदार लोकतंत्र के बारे में इसी क्वेश्चन बाकू भी 6 से 7 बार आज तक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा उदार लोकतंत्र के बारे में। हाँ, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में, असम में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश के। तो राजहंस पर्व कहां मनाया जाता है? नेलापट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाता है। अब ये कहां पर है, कोई बताएगा? नेलापट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाता है, और ये कहां पर है? इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, नेलापट्टू, ठीक है। नेलापट्टू आपके आंध्र प्रदेश में है। और ये देखिएगा, आंध्र प्रदेश में एक झील है जो कि नेलापट्टू के किनारे ही है, जिसे हम कहते हैं पुलिकट झील। इस झील के नाम से जानते हैं इसे हम कहते हैं पुलिकट झील, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? पुलिकट झील कहते हैं, राइट, समझिएगा इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पुलिकट झील, ठीक है, असम, ओके, जो कि खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की पहली सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो पहली होगी उसे हम कहते हैं चिल्का झील, जो कहां पर है? जो आपके उड़ीसा राज्य में है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपके उड़ीसा राज्य में है, जो कि चिल्का झील है। पुलिकट झील आपकी दूसरी झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपके उत्सव हैं, जिससे फ्लेमिंगो उत्सव, श्रीबारी, है ना, ये सब उत्सव कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में उत्सव है आपके, ठीक है, कंबाला महोत्सव हो गया, करगा महोत्सव हो गया, महामस्तक महोत्सव हो गया, आपके बैरामुंडी महोत्सव हो गया, ये सब कहां? कर्नाटक में आपके। तमिलनाडु का पोंगल आपके पेपर में बहुत आता है, ये सभी वहीं पर। केरल में देखिएगा ओणम आपके पेपर में बहुत आता है, ठीक है। और आपके तेलंगाना में एक उत्सव होता है जिससे कहते हैं बाथुकम्मा, बहुत आता है पेपर में, बाथुकम्मा, ठीक है। ये कहां पर होता है? आपके तेलंगाना में होता है। इसको याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं आपको एडिशनल, उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये मैंने कई बार पेपर में देखा है बाथुकम्मा, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर जो श्रृंखला है, जो आपने मूवी वगैरह देखी होगी हैरी पॉटर की हॉलीवुड में, उसकी श्रृंखला के लेखक कौन है? अरुणधति राय हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक है, जो भी हाल ही में एक पेपर पूछी गई थी। जेके रावलिंग है, तस्लीमा नसरीन है, या सलमान रश्दी है? जेके रावलिंग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन के क्या कहने, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपके अरुणधति राय की है। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम किसकी है? अरुणधति राय की है। ये देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अभी पूछी गई आपके वीडियो के पेपर में। द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, सॉरी, वीडियो ने यूपी पुलिस के पेपर में पूछी गई थी अभी ये क्वेश्चन शायद। द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस अरुणधति राय की है। लज्जा किसकी है? आपकी तस्लीमा नसरीन की है। माई गर्लहुड किसकी है? तस्लीमा नसरीन की है। तीन तलाक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीन तलाक, ठीक है, किसकी है? आपकी सलमान रश्दी की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीन तलाक। और भी है क्या? सेम किसकी है? सलमान रश्दी की है। द गोल्डन हाउस, द गोल्डन बॉयज किसकी है? सलमान रश्दी की है। ये बीवीएस लक्ष्मण जो हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। माई टाइम्स माई लाइफ किसकी है? आपकी शीला दीक्षित की, जो कि दिल्ली की सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी। इन्हीं को हराकर केजरीवाल जो है हमारे दिल्ली के सीएम, वो क्या थे? अस्तित्व में आए थे।
फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, किसने किया था? फतेहपुर सीकरी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी आपके आगरा, आगरा साइड में आपके पड़ता है। आगरा से 48 किलोमीटर दूर है आपके। और आगरा की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर, ठीक है, सभी का शासन हमें याद होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। और पानीपत के द्वितीय युद्ध से देखिएगा पुनः नींव रखी गई थी। ठीक है, ये 2 बार भारत में शासन किए थे। बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया था, सूर साम्राज्य ने। ठीक है, ये देखिएगा 1600, इनका पहले लिख लीजिएगा, 1656 से लेकर 1605 और 1605 से लेकर 1627। ठीक है, पढ़ेंगे मुगल बादशाहों में। इसमें किसका नाम आएगा? आपके अकबर का। किसका नाम आने वाला है इसमें? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क बनता है वो किसका बनता है? आपके अकबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई, भभूति। भभूति किसके थे? यशोवर्धन। यशोवर्धन के क्या थे? कवि थे। चंद्रबरदाई किसके थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते थे। हरिसेन किसके कवि थे? तो हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के कवि थे। बाणभट्ट किसके कवि थे? तो बाणभट्ट आप किसके कवि थे? ये आपके हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन के थे। तो इसमें एक और ढूंढ लीजिएगा, पुलकेशन द्वितीय का कौन था? पुलकेशन द्वितीय का कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय के कौन थे? रवि कीर्ति, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सबका आंसर मिल गया आपको, है ना। हरिसेन की बात करेंगे तो इन्होंने प्रयाग स्तंभ लेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ लेख में किन किन राजाओं का नाम मिलता है? एक तो अशोक का नाम मिलता है, दूसरा आपके समुद्रगुप्त का नाम मिलेगा, समुद्रगुप्त के बाद में अकबर का नाम मिलता है उसमें। अकबर के कुछ समय तक बीरबल का भी नाम मिलता है, और बीरबल के कुछ समय आपके, ठीक है, जहांगीर का नाम भी मिलता है। अभी एक पेपर था, उसमें पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन जो था वो क्या था? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर का भी नाम मिलता है। चंद्रबरदाई तो आप लोगों को पता है, ठीक है, एक महान कवि के रूप में थे, पृथ्वीराज चौहान की तृतीय के कवि थे। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कौन सा राज्य नहीं करता है ये देखिएगा। ठीक है, तो म्यांमार भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है म्यांमार? तो म्यांमार जो है वो आपके 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, किसके साथ सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ तो शेयर करता है, उसके बाद मिजोरम के साथ भी शेयर करता है, मणिपुर के साथ भी शेयर करता है, तो आपके किसके साथ शेयर करता है? और नागालैंड के साथ। किसके साथ शेयर करता है? नागालैंड के साथ शेयर करता है। तो नागालैंड के साथ जब शेयर करेगा तो सिक्किम के साथ शेयर नहीं करेगा। आंसर क्या होगा आपके? सिक्किम। कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है? 1653 नहीं, 1643 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। देखिए, सीमावर्ती देश हमने बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है, सीमावर्ती देश हमने बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहां से अब देखिएगा कि जो सिक्किम है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, आप बता सकते हो? तो देखिएगा, सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ सीमा बनाता है, यानी कि चीन के साथ सीमा बनाता है, और अगर मैं बात करूं तो भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। भूटान, भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, यानी कि 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। कौन? 3 देशों के साथ सीमा कौन बना रहा है? सिक्किम। सिक्किम सीमा बनाता है। और सिक्किम की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंचनजंगा कहते हैं। क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, सिक्किम की चोटी है ना, जो भारत में है। जब नेपाल के साथ बनाएगा तो कंचनजंगा क्या है आपके?
नेपाल और भारत के स्पर्श करती होगी, नेपाल और भारत को। जैसे बहुत बार पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपके किस देश में है, मैं कह सकता हूँ वो आपके नेपाल में। नेपाल और किस देश में है, तिब्बत में है। यूपी ट्रिपल एससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, नेपाल और तिब्बत में है, ठीक है। कहां पर है आपके, नेपाल और तिब्बत में है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो नेपाल किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, जो सबसे प्राचीन वेद होगा उसी में जानकारी मिलेगी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, अगर ए वाला वेद और ए वेद और ए वाला वेद, यानी कि इस वाले वेद को छोड़ देते हैं, इस वाले वेद को छोड़ देते हैं, तो ये तीन वेद क्या कहलाते हैं आपके, वेदित्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेदित्री कहलाते हैं। और ऋग्वेद की अगर बात करूंगा तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। टोटल कितने मंडल हैं, तो कह सकते हैं टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र भी है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र भी है। हिस्ट्री की चर्चा हिस्ट्री के डिटेल फॉर्मेट में की जाएगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है। तो अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की जाती है। जादू टोना मैंने आपको बताया था कि सब कुछ आप लोग रिवीजन करके आओ। औषधि की चर्चा भी की जाती है, किसकी चर्चा की जाती है, औषधि की भी चर्चा की जाती है, यानी कि मेडिसिन, जादू टोना सब कहाँ मिलेगा, यहीं पर सब कुछ आता है आपके, ठीक है। याद रखिएगा सामवेद को क्या कहते हैं, संगीत का वेद कहते हैं, संगीत, संगीत का वेद कहते हैं, संगीत का वेद कहते हैं, राइट। किसका वेद कहते हैं, संगीत का वेद कहते हैं, राइट। तो समझिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेदों के अकॉर्डिंग, इसी ज्यादा चर्चा यहाँ पर। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ है, पुत्री पढ़ने वाले पुजारी कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखिएगा, ठीक है, जमीनिया। यजुर्वेद का देखिएगा शतपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का गोपद, बहुत आते हैं पेपर में। ब्राह्मण ग्रंथ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके पेपर में आने वाले ही हैं सबसे ज्यादा। मेजिनोट रेखा किस देश के बीच में स्थित है, किस देश के बीच में स्थित है, नामीबिया, अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी या पोलैंड। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी। कहां पर है, फ्रांस और जर्मनी के अंतर्गत आती है ना। डूरंड रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ भारत व पाकिस्तान के मध्य। मैकमोहन भारत व चीन के मध्य, मैकमोहन देखिएगा भारत व चीन के मध्य। मेजिनीनाट आपके फ्रांस व जर्मनी के मध्य, यही क्वेश्चन था। 18वीं सीमांतर रेखा किसके मध्य, उत्तर व दक्षिणी कोरिया के मध्य। ओडर निस रेखा किससे है, जर्मनी व पोलैंड से है। रेड क्लिफ की रेखा किससे है, भारत व पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक। ये वो रेखा है जो आप सभी लोग जानते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता हो, ठीक है। पाकिस्तान से सीमा रेखा कौन सी करती है, ये सबसे ज्यादा आता है, कौन सी करती है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा करती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, हमारे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा ही पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है, ठीक है, कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें खरीफ होती हैं, रबी होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है। पहला पॉइंट, आपके प्रश्न आ सकते हैं खरीफ के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो खरीफ की फसलों को मानसूनी फसलों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है, मानसून के मौसम में इनकी खेती की जा सकती है। इतनी लाइन से आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन बनेगा, राइट। कि खरीफ की फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। पहली बात, ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं, बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है सबसे पहला, यानी कि बारिश होगी और बोना स्टार्ट हो जाएंगी।
जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, चारा हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, कपास हो गई इत्यादि रबी खरीफ की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? खरीफ की। इसमें कौन सा हुआ आपका? कपास। ठीक, कौन सा हुआ? कपास। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की। ये बारिश के मौसम से शुरुआत में ही बोई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, जायद की फसल देखो, यह रबी और खरीफ की फसलों के बीच का एक छोटा मौसम होता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद की फसलों के रूप में जाना जाता है। कद्दू हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूजा हो गया, करेला हो गया इत्यादि जब फसलें जो आपकी आती हैं वो जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसमें तो ये तो पेपर में बहुत कम आते हैं। रबी की फसलें देखिएगा, ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में, शुरुआत में खरीफ की फसलें सर्दियों के मौसम में शुरुआत में बोई जाती हैं। इन फसलों को सर्दियों के मौसम के रूप में भी जाना जाता है। देखिएगा, आप समझिएगा, जैसे आप लोग खरीफ की फसल लिखेंगे और जैसे आप रबी की फसल लिखेंगे, मानसून समाप्त होगा तो रबी की फसलें, मानसून शुरू होगा तो खरीफ की फसलें, एक गर्मी में और एक सर्दी में, ये सर्दियों में। ठीक है, राइट। ये सर्दी में गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, दलहन हो गया, जौ इत्यादि सभी प्रकार की रबी की फसलें। किसकी फसलें हैं? आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक, याद रखिए किसकी फसलें भाई? रबी की फसलें। ठीक, ओके। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे दोस्तों। कैसा लगा ये सेगमेंट? बताइएगा जो सेशन है कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।